सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून को पूरी तरह से रोकने से तो इनकार कर दिया, लेकिन कुछ अहम प्रावधानों पर या तो रोक लगा दी या फिर उसमें बदलाव कर दिया। हालांकि यह फैसला एक अंतरिम फैसला है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस अंतरिम फैसला का दोनों पक्षों ने स्वागत किया है। तो क्या माना जाए कि वक्फ कानून में बदलाव के पीछे जो मकसद था वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नए कानून से पूरा हो सकेगा? साथ ही सवाल यह है कि क्या वक्फ कानून को लेकर विवाद अब खत्म हो गए? क्या अब इस कानून को लागू करने का विरोध नहीं होगा, या फिर इस अंतरिम फैसले के बाद अंतिम फैसला आने तक इस पूरे मामले में कुछ और पहलू निकलकर सामने आएंगे क्या? आज आवाज अड्डा में करेंगे हम इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले आकर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या और उस पर प्रतिक्रिया किस तरह की आई है। वक्फ पर सुप्रीम आदेश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को बरकरार रखने का फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि संसद से पारित कानून को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही रोका जा सकता है, बाकी मामलों में नहीं। वक्फ कानून की बारीकी से पड़ताल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कई राहत मुस्लिम पक्ष को भी दी है। कोर्ट ने कलेक्टर के फैसले को अंतिम नहीं माना और ट्रिब्यूनल में वक्फ विवाद का फैसला होना सही बताया। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की संख्या पर कैपिंग लगाई है। हालांकि कोर्ट ने गैर मुस्लिम के सीईओ होने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। केवल उनको इतनी रिलीफ मिली है कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। बाकी और सारी मांगें नकार दी गई हैं। जहां तक बात ये थी कि ये डीएम के यहाँ सुनवाई होगी या ट्रिब्यूनल में, उस पर भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी, लेकिन जो नया आएगा विषय वो डीएम के सामने जा सकता है, या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे तो ट्रिब्यूनल में भी। उसमें कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। किरेन रिजिजू ने इसे लोकतंत्र की मजबूती बताया है, वहीं कांग्रेस ने भी इसे राहत की बात कही है और साथ ही निशाना साधा है कि आखिर हर राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ता है। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। इस पॉइंट पर भी स्थिति को नहीं आना चाहिए था कि आप बिना चर्चा किए इस तरह से एक कानून बनाते हैं जिसको फाइनली जाकर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत आती है। इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा और एंक्रोचर्स को रिवॉर्ड किया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टीज में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए जो भी जरूरी इक़दाम करना है वो सुप्रीम कोर्ट करे। वक्फ कानून पर इस अंतरिम आदेश के बाद ये तो साफ हो गया है कि नया वक्फ कानून अब लागू रहेगा और आगे भी कुछ राहतों की उम्मीद है। लेकिन बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कैसे देखा जाए। क्या कानून जिस लक्ष्य से लाया गया था वो पूरा होता दिख रहा है? क्या नया वक्फ कानून भ्रष्टाचार को दूर कर पाएगा, अतिक्रमण को रोकने में सहायक होगा? साथ ही क्या अब मान लिया जाए कि वक्फ कानून को लेकर जो देश में एक आपसी बंटवारे और समुदायों में सियासी नफरत की साजिश बढ़ाई जा रही थी, उस पर लगाम लग जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा जी जुड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागे जी हैं, इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में विजय शर्मा साहब आपसे चाहूँगा कि इस बिल को जब पारित किया गया तो उस वक्त कई सारे मुद्दे उठे थे, लेकिन उन मुद्दों को सरकार ने खारिज कर दिया और उनमें से कई मुद्दों को अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्वीकार किया है। फिर भी आप कह रहे हैं कि ये सबके हित में है, आप इस फैसले को स्वीकार कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए लक्ष्मण जी, देखने वाली बात यह है कि 10 विपक्षी पार्टियां गई थी सुप्रीम कोर्ट में
और काफी सारे एनजीओ गए थे और मुस्लिम संगठन भी गए थे। और किस बात को लेकर गए थे मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 14, 15, 19, 20, 25, 26 का बी, डी, 29, 30 और 300A कि इसका उल्लंघन है ये जो संशोधन किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने आप देखेंगे पैरा नंबर 1 में पढ़ लीजिए या कंक्लूजन है उनका उसमें देख लीजिए, कहीं से भी इसको गैरकानूनी नहीं माना गया और ज्यादातर बातें हमारी मान ली गई। जैसे आदिवासी जमीन है वो वक्त नहीं ले सकता है, 6 महीने का टाइम मुकर्रर कर दिया कि आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा प्रॉपर्टी को, वो भी दे दिया, टाइम लिमिट भी बना दी गई। तो इस तरह की जो सारी बात है, ऑडिट भी होगा, तो सारी बातें लगभग हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो ये है तो अंतरिम आदेश, पर ये सरकार के लिए बड़े सुकून की बात है कि जो हम काम करते हैं, जो हमारी सरकार काम करती है, वो आम आदमियों के फैसले आम जनता के लिए काम करती है और कहीं भी किसी भी तरह से कोई तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में नहीं करती। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज इस अंतरिम आदेश में मोहर लगा दी, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बिंदुवार तरीके से। आपने देखा होगा जैसे 5 साल का था कि उसके अंदर कह दिया कि आप कानून बनाइए, कानून बना के लिए उसके ऊपर स्टे नहीं किया कि आप आगे नहीं कर सकते हो। तो मेरा मानना तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक भ्रांति, सुप्रीम कोर्ट से जाने से पहले जो सारी पार्टियों ने एक भ्रांति फैलाई थी पूरे देश में, तरह तरह की आंदोलन किए जा रहे थे, वो उनके मुंह पे तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, ये अंतरिम आदेश है, विजय मैं तो शर्मा इसका जी, स्वागत विजय करता शर्मा हूं। जी, प्रेम रिजवी ने भी टीवी को विजय शर्मा जी, लेकिन इसको आप कैसे कहते हैं कि आपकी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई? कलेक्टर के पास आपने जो अधिकार रखा था उसकी सीमाएं बांध दी गई कि ट्रिब्यूनल में जा सकता है, गैर मुस्लिम सदस्यों की अधिकतम सीमा पर रोक लगाई, यहाँ पर अलग से सीमा संख्या तय कर दी गई। तो कैसे आप कह रहे हैं कि ये हमने जो कहा उसी को सुप्रीम कोर्ट ने किया? आपने तो इन सारी चीज़ों पर अलग रुख अपनाया था, कानून में अलग प्रावधान दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने अलग प्रावधान दिया है। देखिए लक्ष्मण जी, हमने कभी नहीं कहा कि गैर मुस्लिम बहुमत में होंगे बोर्ड में। दिखा दीजिए, मैं चुनौती देता हूं, लाइए मुझे, दिखाइए। ये भ्रांति ही तो थी, इसीलिए तो आंदोलन खड़े किए जा रहे थे। हमने कहा था कि मैक्सिमम मेंबर 12 हो, तो फिर तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 कर दिए। तो ठीक है, हम भी यही कह रहे थे कि मैक्सिमम, उससे नीचे नीचे रखेंगे हम। हमने तो कहीं ये नहीं कहा था कि बहुमत में गैर मुस्लिम होंगे। तो ये इनकी जो भ्रांति फैलाने की कोशिश थी उसमें ये कामयाब नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए हमारे लिए स्वागत योग्य है। जी गरिमा जी, आप भ्रांति फैलाने की कोशिश आप लोग कर रही थी, लेकिन उस भ्रांति फैलाने में आप लोग कामयाब नहीं हो पाए, ऐसा विजय शर्मा जी का दावा। हालांकि आपके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बयान ये आया है कि ये दरअसल लोकतंत्र की जीत है और जो मुद्दा हम लोग संसदीय समिति में उठा रहे थे उसको सरकार ने नहीं स्वीकारा, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार करने को मजबूर किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मौका नहीं चूकूंगी सर्वोच्च न्यायालय के प्रति नतमस्तक होने का और उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करने का, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की जो सामाजिक ताना बाना है उसको अक्षुण्ण रखा है और उन्होंने ये बता दिया कि ये देश किसी एक धर्म, जाति या समुदाय से नहीं चलेगा, ये साझी संस्कृति है, ये गंगा जमुनी तहजीब है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस हमेशा इस बात की हिमायती रही है कि समावेशी होना चाहिए और जो धर्मनिरपेक्षता की जड़ें पंडित नेहरू ने इस देश के अंदर पहले प्रधानमंत्री के रूप में मजबूत की, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने, महात्मा गांधी जी ने जिन मूल्यों को लेकर इस देश की आजादी का आंदोलन लड़ा, उनको जिस तरह से उन्होंने एकजुट रखा है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए, ये भाजपा के प्रवक्ता तो वो लोग हैं, जिस वक्त 3 कृषि कानून आए तो वाह भाई वाह, जिस वक्त मोदी जी ने वापस ले लिए तो भी वाह भाई वाह, जिस वक्त जीएसटी लागू हुआ तब भी बहुत तारीफ सरकार की। अब जीएसटी में तमाम राहुल गांधी जी के हिसाब से जो है बदल दिए गए प्रावधान, जो वो आज से 5 साल पहले कहते थे वो आज हुआ तो फिर वाह भाई वाह। तो इनको तो यही पता नहीं, ये सोचने समझने की अपनी शक्ति खो चुके हैं, ये ज़ॉम्बीज या रोबोट्स हो गए हैं कि जो हाई कमान कहे उसके पीछे ये लाइन पकड़ लेते हैं। ये इस देश के ताने बाने को नहीं समझ रहे हैं कि ये देश रहेगा तभी, जो एकता में अनेकता, हमारी अनेकता में एकता, या हमारे जो सर्वधर्म संभाव या वसुधैव कुटुंबकम पर ये देश जो चलता है उसको इन्होंने छिन्न भिन्न करने का। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने ये साबित कर दिया कि कोई अलगाववादी ताकत, कोई भी ध्रुवीकरण करने वाली ताकत या कोई भी समाज को बांटने वाली ताकत इस देश में पनप नहीं सकती। उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है और बड़ी करारी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी के इस बिल की। इन्होंने देश को तोड़ने की कोशिश करी, सर्वोच्च न्यायालय ने जोड़ने का काम किया है। विजय शर्मा जी, तो मोटे तौर पे मुझे
हाँ, गरिमा जी का कहना, अगर उसके दूसरे शब्दों में कहें कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी, वो वाली स्थिति आप कर रहे हैं विजय शर्मा जी। लक्ष्मण जी, आप मुझे बताइए, आदिवासियों की जमीन सुरक्षित रखने वाली बातें हैं तो इसमें क्या दिक्कत है इनको? ये लूटना चाहते हैं वक्फ बोर्ड के वो उस हिसाब से, क्योंकि इन्होंने तो, आपको पता हो कि 2014 में इलेक्शन से जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एक दिन पहले 123 प्रॉपर्टी वक्फ की जो लुटियन जोन की थी वो इन्होंने वक्फ को सौंप दी थी। तो इनका चाल चरित्र तो सबको पता है। आप मुझे बताइए, राष्ट्रीय धरोहर की आप जितनी प्रॉपर्टियां हैं वो सौंपना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हमारी मोहर लगा दी है। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो अगर तथ्य पे विषांतर कर दिया इन्होंने, तो मेरी जो तथ्य पे आधारित बातें थी इसका किसी का जवाब नहीं दिया गरिमा जी ने। गरिमा जी, आप वक्त के ऊपर बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या गलत बोला है, आप मुझे बताइए। भाई, अभी डिबेट का आगाज हुआ है, डिबेट आगे चलने तो दीजिए। ऐसा करते हैं फराज किदवई साहब को जोड़ लेते हैं, वो शायद वो जो तथ्य आप खोजना चाहते हैं। विजय शर्मा जी, जो आप तथ्य सुनना चाहते हैं, शायद फराज किदवई साहब हैं हमारे साथ, वो इन तथ्यों को बताएं। फराज किदवई साहब, आपने पूरे डिटेल अब तक पढ़ लिए होंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, तो जो आप लोगों की आपत्ति थी वक्फ कानून को लेकर के, उसमें नए बदलावों को लेकर के, अब वो दूर हो गई होगी? देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता हमारे भाई जो हैं महेश जी ने अभी एक विजय जी ने अभी बोला, नहीं आ रही है। हाँ सॉरी, लक्ष्मण जी विजय जी ने अभी ये बोला कि इनको गलत प्रूफ करें कि जो नया जो प्रपोज्ड एक्ट था उसमें जो बहुमत है वो मुस्लिम समाज का, मुस्लिम भाइयों का नहीं होगा। मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, उसको प्रूफ करने के बाद या तो ये अपोलोजाइज करेंगे कि इतने बड़े ऐसा फराज साहब, एक सेकंड जरा, उनको कुछ ऑडियो की दिक्कत है, आपकी बातों का सुनना उनके लिए जरूरी है विजय शर्मा जी का, इसलिए मैं उनका ऑडियो की जो दिक्कत है उसको ठीक करवाता हूं। तब तक मैं आपके पास दोबारा आऊंगा फराज साहब। इस बीच मैं अपने हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाना चाहूंगा। हर्षवर्धन जी, कांग्रेस कह रही कि हमारी जीत हुई, बीजेपी कह रही कि हमारी जीत हुई, आपको क्या लगता है कि बहुत ही संतुलित फैसला? नहीं लक्ष्मण जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये संतुलित फैसला क्या होता है। सर्वोच्च न्यायालय न्याय के लिए जाते हैं या संतुलन के लिए जाते हैं? ये मूल प्रश्न बार बार अब लोगों के मन में आने लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, अगर संसद उसे किसी और तरह से या सरकार उसे रिव्यू के तौर पर नहीं बदलती है तो देश को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मान्य होगा, इसमें कहीं कोई बट है नहीं। लेकिन क्या वक्फ को लेकर जो मूल सवाल थे, उन सवालों का जवाब अब मिल पाएगा? क्या वक्फ के लिए जो कहा जाता था कि संपत्तियों पर जबरिया कब्जा कर लिया गया, और मैं तो सुन रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा हो गया, तो अब जो तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तमिलनाडु के गांव में जो मंदिर की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे वो बंद कर देंगे? क्या करेंगे? अब वो नहीं हुआ, अब कब्जा नहीं रह गया। जो देश के अलग अलग हिस्सों में कब्जे की बात करते थे, संसद से लेकर हवाई अड्डे तक, वो अब बंद कर देंगे? क्या देश भर में जो वक्फ के नाम पर संपत्तियों का कब्जा किया गया जिसका कोई आधार नहीं, वो बंद कर देंगे? और मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि सरकार जिस मंशा से उसको लेकर आई थी वो डाइल्यूट हो चुका है। अब इस वक्फ संशोधन का कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा तो इसे भी नहीं करते। क्यों इतने दिनों तक देश में इतना बवाल हुआ? मुर्शिदाबाद में लोगों की जान चली गई, क्यों चली गई भाई? किस बात का विरोध था? देश के अलग अलग हिस्सों में कितने दिनों तक आगजनी हुई, हंगामा हुआ, इतना कुछ, उसके बाद ये। और मैं फिर कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय से हम संतुलन की उम्मीद नहीं करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से हम न्याय की उम्मीद करते हैं। और जो भी पक्ष है, अगर दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि हमारी भी बात मान ली गई, हमारी भी, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब किसी भी मसले पर आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही हर्षवर्धन जी, कि जिस मकसद से इस कानून में बदलाव किए गए थे, संशोधन लाया गया था, वो मकसद अब पूरा नहीं हो पाएगा। संक्षिप्त में कमेंट आपका लूंगा मैं विजय शर्मा जी, फिर मैं बीच में रोक दिया था फराज किदवई साहब को, उनके पास जाऊंगा। देखिए हर्षवर्धन जी, ये अंतिम फैसला नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। अभी सुप्रीम कोर्ट ने के सामने तथ्य रखे गए हैं, तथ्य के आधार पर एक अंतरिम फैसला दिया गया है। हमारी बात को किसी को भी नकारा नहीं गया है। आपने देखा होगा जो प्रैक्टिसिंग का था मुस्लिमों का 5 साल का, उसमें क्या कहा गया है कि आप कानून बनाइए,
राज्य सरकार कानून बना देंगे, विचार करेंगे। यही अभी आप किरण रिजिजू जी ने बोला है कि हम उस पर विचार करेंगे, देखेंगे। तो इस तरह की बातें, अभी सुप्रीम कोर्ट का ये अंतरिम आदेश आया है, अब आगे बातें रखी जाएंगी। तो मैं तो बिल्कुल निराश नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल आशावादी हूं कि जिस सरकार जिस मंशा से इस बिल को लाई है वो मंशा पूरी होने जा रही है। किस तरह से राष्ट्रीय धरोहरों को, ताजमहल का आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में देखा होगा, किस तरह से उसको भी वक्फ के जबरदस्ती घोषित करने की बातें चल रही थी। तो आदिवासियों की जमीन लूटने की बातें चल रही थी। तो क्या कितना इतना बेड़ा गर्क कर रखा था कि इतनी लूट खसोट थी, गरीबों के जो लोगों ने दे रखी थी प्रॉपर्टियां, वो लूटी जा रही थी। कोई किसी तरह का बही ना खाता, कुछ नहीं, जो कह दे वक्फ बोर्ड वही सही, ये सब कुछ चल रहा था। क्या ये सही नहीं होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस पर गौर नहीं लगाई है क्या? हालांकि विजय शर्मा जी, मुझे थोड़ा सा, अब चूंकि हर्षवर्धन जी और आप दोनों को सुनने के बाद मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है कि सरकार इसको स्वीकार कर रही है या फिर इसमें कुछ रिव्यू फाइल करेगी या फिर आगे चल कुछ बदलाव की उम्मीद कर रही है। इसमें मैं संगीत रागे साहब, अतीकुर रहमान साहब, आप दोनों के पास आऊँगा, लेकिन फराज किदवई साहब, आपको बीच में रोक दिया तकनीकी दिक्कतों की वजह से, आप अपनी बात पूरी करिए। चूँकि जो विजय शर्मा जी का कहना था कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो सरकार चाह रही थी, कानून के मूल भावना में कोई ऐसा बदलाव हो नहीं रहा, उन्होंने कई सारे फैक्ट रखे थे। देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो विजय जी ने एक बात बोली थी, उसको मैं करेक्ट कर दूं, और इन्होंने चुनौती भी दी थी, मुझे लगता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि अगर ये गलत हो तो बताइए। विजय जी, आप गलत थे। आपने अभी ये बोला था कि जो प्रपोज्ड वक्फ काउंसिल है, या जो मैं स्टेट वक्फ बोर्ड की बात करता हूं, कि उसमें बहुमत जो है वो मुसलमानों का ही रहेगा। ये पूरी तरह से फैक्चुअली इनकरेक्ट है लक्ष्मण जी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो टोटल 12 मेंबर्स स्टेट वक्फ बोर्ड के होते हैं, उसमें से जो ये नया प्रपोज्ड वक्फ एक्ट था, उसके हिसाब से जो एक एमपी होता है उसका मेंबर, पहले ये कंडीशन थी कि वो मुस्लिम होगा, लेकिन अब वो कंडीशन हटा दी गई थी इस नए वक्फ एक्ट में। दूसरा, सुनिए, ऐसे ऐसे उंगली ना उठाइए, मैं जो पढ़ता हूं पढ़ के बोलता हूं, ऐसे हवा में बातें नहीं करता हूं, सबको पता है। दूसरा, एक एमएलए का था कि पहले ये कंडीशन थी कि वो मुस्लिम होगा, वो हटा दिया गया। आउट ऑफ 12 मैंने 2 बताए। तीसरी एक नई कैटेगरी ऐड की गई थी जिसमें 2 मेंबर्स होंगे, और उसका जो उसमें लिखा हुआ था कि हु हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन बिजनेस मैनेजमेंट, सोशल वर्क, फाइनेंस और रेवेन्यू एक्सेट्रा टू बी अपॉइंटेड टू द बोर्ड। ये वर्डिंग्स लिखी हुई थी। उसमें जो 2 मेंबर्स हैं, ये कंडीशन पहले ये कंडीशन डाली गई थी कि वहां पर भी जरूरी नहीं है कि मुसलमान हो। 4, और अगर आप चेयरपर्सन और एक्स ऑफिशियो ज्वाइंट सेक्रेटरी को भी ऐड कर लीजिएगा तो 11 मेंबर्स के बोर्ड में 7 मेंबर जो हैं वो नॉन मुस्लिम हो सकते थे। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, चुनौती देता हूं, आप जहां जो कहिएगा मैं वो कर लूंगा। अब आ जाते हैं वक्फ बोर्ड पे, क्योंकि देखिए क्या है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसको आपके दर्शकों को बताना इसलिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड में अपने लोगों को बैठा करके लूट खसोट करना चाहती थी। अब मैं देखिए दूसरी बात एक बोलता हूं कि मैं ये मानता हूं कि वक्फ बोर्ड में भी करप्शन है, बिल्कुल है, लेकिन उसके साथ हिंदुस्तान टाइम्स 29 मार्च 2025 का उठाइएगा, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो एलडीए है, उसके कर्मचारियों की मदद से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके करोड़ों का घोटाला किया गया है। और हद तो यह हो गई कि एक एक प्लॉट की 2-2, 3-3 बार रजिस्ट्री हुई है। तो करप्शन सिस्टम में हर जगह है, वक्फ बोर्ड में भी करप्शन है, मैं ये मानता हूं, और उसको कहीं ना कहीं उसमें रिफॉर्म्स ला करके उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा क्या है? हालांकि किदवई साहब एक चीज जोड़ दूं कि सामने वाला भी गलती कर रहा है, इसलिए हम भी गलती करें, ये लॉजिक आपको ही पता है, कानून में भी स्वीकार नहीं और समाज में स्वीकार नहीं, क्योंकि आपने मैं तो ये बोल रहा हूं, मैं तो ये एक्सेप्ट कर रहा हूं कि करप्शन को पूरी तरह से इस देश को दीमक की तरह खा रहा है। इसको वाइप आउट होना चाहिए, बी इट वक्फ बोर्ड, बी इट एलडीए, या बी इट एनी ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपके साथ हूं, लाइए, मैं तो बोलता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सरकार की जो मंशा है वो कृषि कानून। आपने जो बात रखी फैक्ट में, बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्ट रखा है। एक बार विजय शर्मा जी को का रिएक्शन लेता हूं, फिर आता हूं आपके पास। विजय शर्मा जी, आपकी आवाज, आप म्यूट पे हैं विजय शर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। जी फराज जी, मैं दोबारा से आपको चुनौती देता हूं। मैंने क्या बोला था लक्ष्मण जी, दोबारा से चला सकते हैं। मैंने ये बोला था एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि गैर मुस्लिम बहुमत में होंगे।
आपने मेरी शायद बात सुनी नहीं ढंग से, कहीं एक में नहीं लिखा हुआ। तो ये आप बहुमत में हो सकते हैं सर। आपने आप जो है कानूनी वैधता देना चाहते हो करप्शन को। आपने ये मान लिया कि करप्शन है, तो क्या करप्शन को सरकार ठीक ना करे, ना लाए बिल? आप मुझे बताइए कैसी बातें कर रहे हो? टीवी में बैठ के आप इतने जिम्मेवार चैनल पे कह रहे हो क्योंकि वहां करप्शन हुआ था, इसलिए यहाँ भी करप्शन चलने दीजिए, लूट मचाने दीजिए। भाई ये कौन सा जवाब है? अरे सरकार प्रयास कर रही है, आप साथ दीजिए। आप आंदोलन कर रहे हैं सड़कों के ऊपर उठ के, आपके अंदर हिम्मत है तो समझाइए समाज को। फराज किदवई साहब और कांग्रेस प्रवक्ता भी यहाँ पे कुछ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं संगीत रागी जी और अतीकुर रहमान आप दोनों को डिबेट में शामिल कर लेता हूँ, फिर डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। अतीकुर रहमान साहब, आपने अब तक जो सुना, आप क्या व्यू बना पाए हैं कि वाकई जो वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो आपत्तियां थी कुछ वर्गों का, उन आपत्तियों को दूर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अब कोई आपत्ति ऐसी रही नहीं? जी धन्यवाद लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, मैं हर्षवर्धन जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया इस इश्यू के ऊपर। हर्षवर्धन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने तमिलनाडु की बात की और विजय शर्मा जी ने ताजमहल की बात की। लक्ष्मण जी, ये पूरा अमेंडमेंट जो है वक्फ का, ये रेट्रोस्पेक्टिव है ही नहीं। ये किरण रिजिजू साफ कर चुके हैं बिल पेश करने में कि रेट्रोस्पेक्टिवली कोई एक्शन नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इसके ऊपर मोहर लगा दी। ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, कोई पुराना मामला सामने नहीं आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर यह है कि हर्षवर्धन जी ने सही कहा कि कोई भी पार्टी, और खास तौर से वक्फ अमेंडमेंट के मामले में लक्ष्मण जी, ये कोई पर्सनल मामला नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का मामला है। और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करे, वो हो गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ को एस्टेब्लिश किया जाए, वो हो गया। माइनॉरिटी राइट्स को सिक्योर किया जाए, वो हो गया। अब बताइए जीत किसकी हुई है? यहां पर जीत हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की, जीत हुई है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। यहां हम अपनी पर्सनल जीत या हार के लिए नहीं बैठे हैं विजय शर्मा जी, ये आपकी मोनोपोली हो सकती है, हमारी नहीं। लक्ष्मण जी, जब तक के सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आएगा तब तक के मुसलमानों को और इस्लाम को संगीत रागी जी और विजय शर्मा जी इसी तरह से डेमोनाइज करते रहेंगे। ये जानते हैं कि इनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है, बोला ही नहीं अभी तक। इनके मीडिया चैनल्स के ऊपर ये बात लगातार चलती रहेगी कि मुसलमान और इस्लाम को किस तरह डेमोनाइज किया जाए, जिसके लिए ये कामयाब हो चुके हैं। संगीत रागी जी, आपको चूंकि सवाल पूछा है, लेकिन आप पर पहले से हमला शुरू हो चुका है। देखिए, इस्लाम को डेमोनाइज करने की हमें जरूरत नहीं है। उसके लिए अलकायदा है, टर्की है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश के मुसलमान है, सऊदी अरब के मुसलमान अंदर रहिए ना, संविधान की बात करिए ना संगीत रागी जी। कहाँ बॉर्डर पार कर चले जाते हैं भाई? अरे सुप्रीम कोर्ट की बात करिए ना, संविधान की बात करिए ना। बोलने देंगे तब ना, जो दुनिया में टेररिज्म। अरे नहीं, कैसे बोलने देंगे? आज आप इजिप्ट चले जाएंगे, सीरिया चले जाएंगे। रहमान साहब, हिंदुस्तान में बैठे हो, हिंदुस्तान की बात। रहमान साहब, एक बोलने दिया जाए। संगीत रागी जी, अपनी बात पूरी करिए। तो सर तन से जुदा के नारे लगा करके रोज गला काटते हैं, वो काफी हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात इस पे, तो मैं ये मानता हूं कि जो वक्फ की जमीन है वो मुसलमानों की सारी जमीन नहीं है, वो दान की हुई जमीन नहीं है, मुसलमानों के द्वारा हड़पी हुई जमीन है। और हड़पी हुई जमीन को एक ढंग से जब आप, मैं कहता हूं कि वक्फ बाय यूजर, तो ध्यान होगा आपको लक्ष्मण जी की सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सॉलिसिटर जनरल ने ही कहा कि हम रेट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं है करने की सिफारिश कर रहे हैं, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। अब वक्फ बाय यूजर जो है वो उस पर है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं करेंगे। इसका मतलब कि पहले जो संपत्तियां मुसलमानों के द्वारा और इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो हड़प ली गई है, मैं बार बार इसे जिक्र कर रहा हूं, जो हड़प ली गई है, मजारों के थ्रू कब्जा कर लिया गया है, ये कहते हुए कि ये मंदिर तो 1200 साल जब तक इस्लाम का जन्म नहीं हुआ था
उससे पहले की ऋण संपत्ति को और गांवों की जमीन और जायदाद को कि हमारे बाप दादों की जमीन है, ये कह के जो आ गया, अब उसका क्या होगा? जो बेंगलोर की ईदगाह की जमीन है उसे कहा कि भाई ये तो हमारे बहुत दिनों से हम इसको यूज करते आ रहे हैं, अब उसका क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उनका भी एक रजिस्ट्री डीड होनी चाहिए, लेकिन यदि रजिस्ट्री डीड हो जाएगी तो क्या वो जमीन उनकी हो जाएगी क्या? सवाल यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। कल यदि वो 6 महीने में रजिस्ट्री के लिए आ जाते हैं, अप्रैल 2025 से पहले यदि उन्होंने रजिस्ट्री के प्रोसेस पूरा कर लिया होगा तो क्या ये जमीन उनकी मान ली जानी चाहिए? एक और बड़ा जिक्र है, मुझे नहीं लगता, ये बात मैं बहुत गंभीरता से कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट हमेशा निर्णय करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास हम जाते हैं कि कानून की धाराओं का और कानून की आप व्याख्या करें कि ये संविधान सम्मत है या नहीं सम्मत है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि ये जो आप ट्रिब्यूनल बनाएंगे उसमें 12 होगा या 13 होगा या 5 होगा। अरे यार, ये तुम्हारा काम है क्या? ये सरकार का है काम। सुप्रीम कोर्ट बड़ा कहती है, अरे हमें तो सेपरेशन ऑफ पावर में विश्वास करना चाहिए, लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था, आपने संविधान से छीन लिया, ये आपका अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं था। और आप कहते हैं कि दूसरों को नहीं पावर में एंटर नहीं करना चाहिए। कलेक्टर ने जब सारी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट यदि सिविल मैटर जाता है तो हम सब जानते हैं कि कलेक्टर का भी उसमें पावर होता है। मुसलमानों को अलग से अधिकार क्यों दिया जाना चाहिए? और ये ट्रिब्यूनल जो है वो ट्रिब्यूनल क्यों होना चाहिए? जब उस प्रॉपर्टी का वो डिस्प्यूट यदि इंटर कम्युनिटी डिस्प्यूट है तो उसमें मुस्लिम का मेजोरिटी क्यों होना चाहिए? इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गरिमा जी कुछ आपत्ति करना चाहते हैं? बस आपके पास आ रहा हूँ। और हम लोग अपनी बात को 1-2 मिनट में वाइंड अप कर लें। आगे जी 10 सेकंड ऐसे प्रोफेसर जिस देश के होंगे उसके बच्चों की तो उसके बच्चों का तो भांडा फोड़ होना ही होना है। ये प्रोफेसर गरिमा जी 30 सेकंड के लिए आप शांत हो जाइए, फिर आपके पास ही आ रहा हूँ। यहाँ पर ये सर्वोच्च न्यायालय का जितना अपमान यहाँ कर रहे हैं और जिस तरह से ये जनरलाइज कर रहे हैं कि अल कायदा है और ये है, व्हाई आर यू जनरलाइजिंग? आप पाकिस्तान का उदाहरण देकर क्रिकेट मैच जब खेल रहे हो, गलभैया डाल रहे हो, तब आपको नहीं, तब कोई सरकार के लिए सिखलाई नहीं दिखाई पड़ रही है कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। ये मेरे देश के प्रधान सेवक ने कहा था खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। फिर ये क्रिकेट मैच कौन खेल रहा था? किसके आदेश पर खेल रहा था? तो सूटेबिलिटी की पॉलिटिक्स मत करिए। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी संगीता की। और यहाँ पर जो जहर बांचने का काम आप कर रहे हैं, जो डिस्गस्टिंग तुलना आप हिंदुस्तानी अल्पसंख्यकों की कर रहे हैं टर्की से और अलकायदा से और पाकिस्तान से, शेम ऑन यू। और सुप्रीम कोर्ट को, और आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि बोलते वक्त आप हमारी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। आप आसमान को देखकर, छत को देखकर, पंखे को देखकर बात कर रहे हैं बिकॉज यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू फेस अस। डिस्गस्टिंग। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से यहाँ पर मौखरी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कहां से आया, वो कौन होता है ये डिसाइड करने वाला। देयर इज नोबडी इन इंडिया जो न्यायपालिका के लिए इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करे। न्यायपालिका ने आईना दिखाने का काम किया है। आज उन्होंने आईना दिखा दिया कि सेपरेशन ऑफ पावर, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों अपना अपना काम करेंगे। ये नहीं कर सकते आप घालमेल के ट्रिब्यूनल के फैसले जो है जिलाधिकारी को दे दें। मैं आपको बताना चाहती हूं, जो अभी यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर ने कहा कि भ्रष्टाचार तो हर जगह है। मैं उत्तराखंड देवभूमि से आती हूँ, मेरे वहां केदारनाथ में 230 किलो सोना चोरी हो गया भाई साहब। क्या कोई जांच बैठाई आपने? यहाँ जॉर्ज एवरेस्ट की एकड़ों जमीन जो 30,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ तक है, वो पतंजलि, मतलब 3 टेंडर आते हैं उस जमीन के लिए लीज पर लेने के लिए, और तीनों टेंडर जो हैं वो पतंजलि के होते हैं, बालकृष्ण के होते हैं। 30,000 से 50,000 करोड़ की भूमि को आप सालाना 1 करोड़ में दे देते हैं। क्या ये गरिमा जी अगर मुद्दे पर आएंगे तो फिर आपको बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। डिबेट भाषण थोड़ी है। गरिमा जी आप मुद्दे पर रहिए। वो हिम्मत नहीं करोगे। ऐसा करता आप गरिमा जी
हो गया, गर्मा जी हो गया। आपने बात पूरी कर ली। 2 मिनट तक लगातार आपने बोला है। विजय शर्मा जी, विजय शर्मा जी, is equivalent to Garima Dasani. Sangeet Ragi is equivalent to Vijay Sharma. We are not sitting here to listen to the nonsense of this guy over here. ये होंगे बड़े प्रोफेसर, बड़े ज्ञानी और बड़े ब्रह्मांड विज्ञाता। संगीत रागे जी 10-15 सेकंड में आप अपनी बात अपना रिएक्शन दे दीजिए। संगीत रागे जी एक मिनट को शांत करिए। गरिमा जी एक मिनट शांत हो जाइए। हो गया गरिमा जी, हो गया गरिमा जी, हो गई बात। बोलने वाले संगीत रागी नहीं चाहिए। संगीत रागे अब इनको शांत कर दीजिए। हाँ संगीत रागे जी 15 सेकंड अपनी बात पूरी रखिए, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगा। 15 सेकंड। लक्ष्मण जी, कांग्रेस के कितने लोग? जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने धारा प्रवाह 2 मिनट तक वाहियात बातें की है, वाहियात बातें की है। हमारी बातें बढ़िया, तुम्हारी बातें बहुत ही बढ़िया। तुम्हारी बातें गीता वचन, सत्यनारायण की कथा जब आप न्यायपालिका के लिए जहर घोल रहे थे, जब आप पाकिस्तान से मेरे हिंदुस्तान के मुसलमान आजादी में आंदोलन में कंट्रीब्यूशन है। जब तक आप घूम रहे होंगे ना कॉलेज में, तब तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नहीं है। चुपचाप रहिए। आपका योगदान आरएसएस और बीजेपी का योगदान क्या है? ऐसा करे, ऐसा गरिमा जी आप बोलते रहेंगे तो फिर बाकी लोग कैसे बोलेंगे? ऐसा करिए, गरिमा जी को और इनको संगीत रागी जी को शांत करिए। हर्षवर्धन जी के पास चलते हैं। हर्षवर्धन जी आपने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात करी कि भाई जो मकसद था उसमें कामयाब नहीं हुआ, तो क्या आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस फैसले के बाद सरकार कोई रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी, या फिर जब अंतिम फैसला आने तक सरकार को इंतजार करना चाहिए? क्योंकि कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसके जब नियम आ जाएंगे, कायदे कानून आ जाएंगे, तब तक हम इस पर अमल नहीं कर सकते। देखिए लक्ष्मण भाई, एक तो ये कि हम लोग जब आपके साथ बात करते हैं तो कभी ऐसा हुआ नहीं जिसकी बात हो वो बोले, हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, पता नहीं क्या क्या। इसी कारण मैंने दोनों लोगों को शांत कर दिया। हाँ, एक दूसरे पर बोलते हैं तो आपकी बात समझ में नहीं आती। आपके पास तर्क है तो थोड़ा रुक के बोलिए, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि सरकार को बिल्कुल रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए। क्यों डालना चाहिए? क्योंकि सरकार ने कहा, सरकार की तरफ से बार बार ये आया, ऐसे ढेर सारे फैक्ट्स हैं कि देश भर में वक्फ के नाम पर गड़बड़ झाला हुआ, संपत्तियों की कब्जेदारी हुई, सरकारी संपत्ति से लेकर सामान्य जो निजी लोगों की संपत्तियां हैं उस पर कब्जा किया गया। उसको तब तक ठीक नहीं किया जा सकता है जब तक वक्फ बोर्ड में वो सुधार हो जिन सुधारों को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। ठीक है, कुछ मामलों पर उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। इस पे मैं विजय शर्मा जी का रिएक्शन लूंगा। एक सवाल और आपसे पूछूं हर्षवर्धन जी, कि आपने जो कुछ एग्जाम्पल दिए जिसके बाद अतीकुर रहमान साहब ने कहा कि वो पुराने एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव यानी पुरानी तारीख से कानून लागू नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइए, अतीकुर रहमान जी तो इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर बैठते हैं, अगर इस्लाम के आने के पहले किसी गांव में कोई मंदिर है और वहां वक्फ दावा कर रहा है तो सर जरा बताइए नहीं ठीक है क्या? और मैं एक बात बार बार कहता हूं, देखिए ये सारा जो ये मतलब दूसरे तरह से कानून के दायरे में फंसाया जा रहा है वो अलग चीज है। ये गरीब मुसलमानों पर अमीर मुसलमानों का हमला है, इसको आप एक लाइन में समझिए। इसमें इस मूल बात को समझेंगे तब समझ में आएगा। और इसीलिए अतीकुर रहमान जैसे लोग और दूसरी पार्टियां वो उसको छिपा रहे हैं, क्योंकि गरीब मुसलमान को इससे लाभ होना चाहिए ना। अगर वक्फ अल्लाह के नाम पर हो रहा है तो किसके लिए? इस्लाम को मानने वालों के लिए। किस गरीब, गुरबा, यतीम, विधवा, अनाथ किसके लिए किया? हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं हर्षवर्धन जी कि इस पे दोनों लोगों का रिएक्शन लेते हैं। सपा के प्रवक्ता भी हैं, फराज किदवई साहब भी हैं और अतीकुर रहमान साहब भी हैं। अतीकुर रहमान साहब थोड़ा संक्षिप्त में बोलेगा तो फिर हम उनके फराज साहब के पास भी जाएंगे, चूंकि वो भी काफी तथ्यात्मक बातें कर रहे हैं। जी बहुत शॉर्ट है लक्ष्मण जी। हर्षवर्धन जी ने जो बात कही वो बात किदवई साहब ने भी एक्सेप्ट की है और मैंने भी कई प्रोग्राम्स में एक्सपेक्ट की है कि भाई वक्फ बोर्ड डीप नेक इनटू करप्शन था। वो चेयरमैन जिसने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए जमीनों को हड़पा वो मुसलमान था। वो चीफ मिनिस्टर का यसमैन था। उस वक्त में चीफ मिनिस्टर कौन था? अब तक के आजादी से लेके आज तक के कितने मुसलमान चीफ मिनिस्टर रहे हैं भारत के स्टेट्स के अंदर? मुश्किल से 7 या 10। तो वो सारे चीफ मिनिस्टर्स को भी कटघरे में खड़ा करिए जिनके यस मैन मुसलमानों ने वक्फ के नाम पर जमीनों को हड़पा।
मैं पूरी तरह से हर्षवर्धन जी के साथ हूं। सबको कटघरे में खड़ा करिए और सबकी छानबीन करिए। फराज के दवाई साहब। लक्ष्मण जी, देखिए मैं अभी हर्षवर्धन जी जो हैं वो भाई हैं, हमारे बड़े अच्छे पत्रकार हैं। इन्होंने अभी जो तमिलनाडु का एक गांव है उसके बारे में इन्होंने बात की। गालिबन उस जो गांव का नाम है उसका नाम है तिरुचिरापल्ली। शायद हर्षवर्धन जी उसी गांव का आपने जिक्र किया है ना? हर्षवर्धन जी ने इसी गांव का जिक्र किया है ना अभी? नहीं, आप बताइए, आप बोलिए तो फिर मैं बताता हूं। जी बताइए। अच्छा, जी 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 जी। तो क्या है कि 12 अप्रैल 2025 को इंडियन एक्सप्रेस के पेज 1 पे लक्ष्मण जी एक स्टोरी छपती है, और उस स्टोरी के हिसाब से जो अक्सर, मैं हर्षवर्धन जी की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अक्सर प्रवक्ता कहते हैं कि वक्फ बोर्ड ने पूरे के पूरे गांव पर उस पर क्लेम कर दिया था। अब यहां पर देखिए दो चीजें, मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी गूगल करिए, इंडियन एक्सप्रेस की साइट खोलिए, मैं डेट बता रहा हूं 12 अप्रैल सन 2025, पेज नंबर 1। उसके हिसाब से वक्फ बोर्ड ने वहां पर पूरे गांव पर क्लेम नहीं किया था, यह बिल्कुल झूठ है। और जो जिस जगह की ये बात कर रहे हैं वो रानी मंगामल जो थी, उन्होंने 18th सेंचुरी में उस जमीन को गिफ्ट किया था। अब उस टाइम वक्फ था कि नहीं था, मैं इसके बारे में नहीं ठीक से जानता हूं, बट ये जो इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी एक स्टोरी की थी वो बताता हूं। अब दूसरी बात मेरा, आप एक सुन लीजिएगा लक्ष्मण जी, उसके बाद में फिर जो है आप मुझे समय ना दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी कैसे झूठ का व्यापार करती है। इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तेजस्वी सूर्या जी, उन्होंने एक झूठ फैलाया कि कर्नाटका के होड़ावाड़ गांव में वक्फ बोर्ड ने 1500 एकड़ जमीन को हड़पने की कोशिश की। इसकी भी मैं आपको डेट बता रहा हूं, 13 नवंबर 2024, द हिंदू, इसकी फुल पेज की एक स्टोरी आई थी। एमबी पाटिल जो कर्नाटका के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं और होनावाड़ उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया था, और एक नाम मैं ले रहा हूं तुकाराम धड़ाके जो कि होनावाड़ के ग्राम प्रधान हैं। तेजस्वी सूर्या जी बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड ने वहां पर 1500 एकड़ जमीन पर दावा ठोक दिया, लेकिन आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि एज पर द हिंदू वहां पर टोटल फार्म लैंड ही 1100 एकड़ है। अब देखिए कि आप किस तरह से ये लोग जो हैं वो झूठ फैलाते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, और इस चीज की पूरी कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो, ताकि यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी अपने जो वोट हैं उसको साधने की कोशिश करे। दो चीजें। तीसरी चीज मैं आ जाता हूं इस वक्फ बिल पर। देखिए इसके बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, एक एक चीज पर यहां पर चर्चा हो सकती है, लेकिन उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि सरकार ने 2014 के बाद से अधिकतम जो बिल पेश किए या जो एक्ट आए उसमें जनता के अधिकारों को सीमित किया और सरकार को मैक्सिमम पावर देने की कोशिश की। आज बहुत सुबह से बात हो रही है कि साहब, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विपक्ष जीत गया, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम समाज जीत गया, महेश जी बोल रहे हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई, सरकार की जीत हो गई। मैं तो मानता हूं कि गांधी के आइडिया ऑफ इंडिया की हार हुई है लक्ष्मण जी, और मैं वो इसलिए कह रहा हूं कि जब इस देश की चुनी हुई सरकार लोकतंत्र के मंदिर में ऐसे बिल पास करती है जिससे कि जनता के अधिकारों को सीमित किया जाता है और सरकार को मैक्सिमम अधिकार दिए जाते हैं, मैक्सिमम पावर दी जाती है, तो वहां पर गांधी के आइडिया ऑफ इंडिया की जो है वो हार होती है। बहुत सारी चीजें बोली गई, लेकिन जाहिर सी बात है मैं ज्यादा मुझसे अभी ठीक है जी, मैं एक बात 20 सेकंड में एक बात कह के खत्म कर दूं। हाँ, यहां पर बहुत बात हुई अभी हिंदू मुस्लिम की, और तमाम जो हैं हमारे एक मित्र थे वो हमसे कहने लगे तुमको पता है कि शिया और सुन्नी में क्या अंतर होता है। मैंने कहा यार मैं हिंदू मुस्लिम तो ठीक से मानता नहीं हूं, ऑल्दो आई एम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, तो मैं शिया सुन्नी पे सुन करके मैं क्या करूंगा। तो जो हिंदू मुस्लिम की यहां पर बात हुई, यहां से लेकर के सऊदी अरब तक, उसके तमाम विद फैक्ट्स हमारे पास जवाब हैं, बट उस डिबेट को मैं करना नहीं चाहता हूं। जी बताइए। ठीक है। दो चीजें आपने इस पे दो लोगों का रिएक्शन इसमें चाहूंगा, एक हर्षवर्धन जी का, एक विजय शर्मा जी का। विजय शर्मा जी पहले आप।
देखिए, फराज जी ने बड़ी चतुराई से कुछ मुद्दे बताए। मुझे नहीं पता उन फैक्ट के बारे में कहाँ किस तरह से जोड़ रहे हैं। मैं तो वक्फ के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये सच्चाई इन्होंने भी मानी और जो स्कॉलर बैठे इन्होंने भी मानी कि आकंठ तक डूबा हुआ है वक्फ बोर्ड। क्या उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है क्या? और जो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं, किस इनका मोटिव क्या था? ये तो कहते थे वो गैर कानूनी है, उसको निरस्त कर दिया जाए जो संशोधन हुआ है। आज ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक हुआ है जो जो कुछ अंतरिम आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो चित्त भी मेरी और पट भी मेरी ये समझ में नहीं आता। हमने तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका स्वागत किया है, जो भी आया है, और इसमें जो कानूनी रहा होगी वो हम निकालेंगे। विजय शर्मा थोड़ा सा स्पेसिफिक जाएं, चूंकि ये बातें फिर हम ऐसे करेंगे तो बहुत ही ओपन डिस्कशन हो जाएगा। कि एक एग्जांपल देता हूं कि जब ये बिल पास हो रहा था उस वक्त भी मुझे याद है विपक्षी सांसदों ने काफ़ी मांग की थी कि आप कलेक्टर को कैसे इस बात का अधिकार दे सकते हैं, कलेक्टर खुद ज़मीन का मालिक होता है, खुद ही वो तय करे, तो ये कैसे दे सकते हैं आप इस अधिकार की जो सीमित करते हैं कलेक्टर तक, उसमें आप कुछ एक अपील अथॉरिटी दीजिए, ट्रिब्यूनल दीजिए, कहीं और अपील करने का अधिकार दीजिए। आप लोगों ने नहीं दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार दे दिया। जो नंबर ऑफ सदस्य हैं वक्फ काउंसिल वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को लेकर के, वो ओपन एंडेड छोड़ दिया था। जो मुद्दा यहाँ पे फराज किदवई साहब ने उठाया वो भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे नंबर संख्या तय कर दी, फिर भी आप कहते हैं कि हमारी जीत हुई। तो ये सब चीज़ें जो तकनीकी पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला देना पड़ता है, इस बात के प्रावधान बिल में ही क्यों नहीं कर दिए जाते हैं ताकि बाद में सुप्रीम कोर्ट इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में ना जाए। लक्ष्मण जी, इसमें मैं स्पेसिफिक जवाब ही दूंगा आपको। हाँ, स्पेसिफिक जवाब चाहिए। हाँ जी, जो अंतरिम आदेश दिया है आप 17 अप्रैल 2025 का, जो हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी के बयान देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरे ख्याल से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर आज जी अगर पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा उनकी। दूसरा मैं बताता हूं, आपने जो बात की है वो धारा 3 खंड R और धारा 3C का उपधारा 2 और 3C का ही उपधारा 3 और 3C का ही उपधारा 4 की बातें की है आपने। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है जो मेरी समझ में आया है। तो उसमें जो कहा है, एक तो ये है कि जो इसमें राज्य के ऊपर छोड़ दिया कि आप कानून बना लीजिए। वो मैं पहले ही कह चुका हूं भाई, जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है उसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है। तो उसके लिए अभी जितने भी राज्य हैं वो अपना कानून बना लेंगे। तो इसमें कहा गया है कि ये नहीं हो सकता। एक दूसरा इस आगे मैं आऊंगा। मैं आगे एक मिनट हर्षवर्धन जी, संक्षिप्त में अपनी बात कह लीजिए फराज किदवई साहब पे, चूंकि फिर मुझे ब्रेक पे जाना होगा। देखिए, मैं सिर्फ वो उदाहरण बता दूं जिसका जिक्र फराज जी कर रहे थे। तिरुचिरापल्ली जिले का तिरुचेंदुरई गांव है, वहां पर 1500 वर्ष पुराना सुरंदेश्वर मंदिर है। अब वहां पर एक व्यक्ति अपनी जमीन बेचने के लिए गया, खेती की 1.2 एकड़ की, और इसकी ढेर सारी मीडिया रिपोर्ट से आप उठा के देखेंगे तो किसी को मिल जाएगी। जब वो वहां गया तब उसे बताया गया रजिस्ट्रार ऑफिस से कि जो वक्फ बोर्ड है उसने 12 सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज को चिट्ठी लिख दी है। क्या चिट्ठी लिखी है? चिट्ठी लिखी है कि ये चूंकि वक्फ की संपत्ति है इसलिए इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती, पहले एनएसी वहां से लेनी होगी। अब आप ये मुझे बताइए कि जब वहां कोई रिहाइश ही नहीं थी, 1927-28 के पहले वहां मुसलमान थे ही नहीं, तो ये कैसे संभव हो सकता है? और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देश में ऐसे ढेर सारे विवाद हैं। जब आप कहते हैं कोई भी कानून रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं, लेकिन ये कानून नहीं है ना भाई। 1995 का जो कानून कहता था और 2013 का जो कहता था, दोनों में चेंज क्यों कर दिया गया? 1995 के बाद 2013 की जो संपत्ति का रजिस्ट्रेशन क्यों बंद कर दिया गया? और ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि वक्फ की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन दूसरी जगहों पर ढील देने की बात हो गई। वक्फ की संपत्ति, सवाल ये भी उठता है हर्षवर्धन जी, अब सवाल ये भी उठे है कि वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराने में अब कोई आपत्ति नहीं आएगी, लोग करा लेंगे। ये भी एक बड़ा सवाल उठता है, चूंकि उसमें दस्तावेज दिखाने वाली बात आ रही थी जिस पर पहले विवाद हुआ था। प्रवक्ता हमारे साथ गरिमा जी हैं। गरिमा जी, एक सवाल आपके पास लेकर आऊँ कि इतने सारे वाद विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का ये अंतरिम आदेश, और आपने खुद कहा कि ये आदेश को स्वीकार कर रहे हैं, तो अब क्या माना जाए कि वक्फ की जो संपत्ति है जिनका रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुआ था, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में संपत्ति 75-80% से ज़्यादा संपत्ति जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो वो रजिस्ट्रेशन का काम अब शुरू कर देना चाहिए लोगों को।
उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बिल्कुल साफ कर दी है कि कोई भी चीज संविधान विरोधी इस देश के अंदर नहीं हो सकती। कैसे? क्योंकि इन्होंने जो इनका कानून था उसमें धारा 3R में इन्होंने कहा कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम 5 साल तक, तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म है आपके पास? हाउ कैन यू डिसाइड हु इज प्रैक्टिसिंग, हु इज नॉट, एंड हाउ कैन यू डिसाइड कि गरिमा दसानी को अपनी संपत्ति किसको चंदा देनी है, किसको दान में देनी है, किसको नहीं देनी है? तो ये जो है, ये संविधान की धारा 14, 15, 25, 26 सबका उल्लंघन था। और कहीं ना कहीं जो आस्था की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर बहुत बड़ी चोट ये कानून करता था। तो कहीं ना कहीं आईना जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कि इस देश के अंदर एक धर्म श्रेष्ठ और दूसरा धर्म द्वितीय दर्जे का नहीं होगा। ये देश सबका है और यहाँ पर अधिकार भी सबके होंगे। तो इसलिए मैं बार बार जो आपसे कह रही हूँ कि विश्वास और प्रगाढ़ हो गया सर्वोच्च न्यायालय के आज के फैसले से, वो इसलिए क्योंकि आज इस देश के नागरिकों को पता चल गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि का हो, किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग विशेष का हो, उसका अधिकार बराबर है इस देश के सामने। तो इसीलिए जो रजिस्ट्रेशन की बात है, ये बात कैटेगोरिकली सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कही गई है कि 14वीं और 15वीं सदी का यदि कोई चीज है, कोई इमारत या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके कागजात लाना इट इज अ हरक्यूलियन टास्क, ये बहुत कम्बरसम टास्क है। तो उसको आप शून्य नहीं कर सकते। जो वक्फ बाय यूजर की बात हो रही है कि आप एकदम से नल एंड वॉइड नहीं कर सकते। और इन्होंने ये कहा कि कोई भी वाद यदि चला जाता है, किसी वक्फ की संपत्ति पर कोई डिस्प्यूट हो जाता है और कोई भी केस चला जाता है कोर्ट में या पुलिस केस हो जाता है, तो उतने समय के लिए वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति दर्ज करी कि भाई कोई भी डिस्प्यूट तो डाल सकता है, केवल खलल डालने के लिए या वक्त का अधिकार खत्म करने के लिए डिस्प्यूट तो जितने चाहे उतने डाल लो इस देश के अंदर। तो ऐसा नहीं होगा। को जोड़ना चाहते हैं डिस्प्यूट के समय पर भी वक्त की प्रॉपर्टी वक्त की ही रहेगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और थोड़ा दुख भी हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस देश को कैसे कर देना चाहती। इतना कम्युनल, वो कह रहे हैं कि एक धर्म ऊपर एक धर्म नीचे। किस धर्म को ऊपर कर दिया गया? और अधिकार तो मुस्लिमों को दे दिए गए। ये यूसीसी भी क्यों नहीं ला रहे हैं? और क्यों जब आप ये बात कह रही हैं, क्या हिंदू धर्म को कोई ऐसा कानून मिला हुआ है क्या जैसा वक्फ को मिला हुआ है? आप किसको क्या कह रहे हैं ऊपर नीचे हो गया? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कांग्रेस की सरकार क्यों? मैं आ रहा हूं मैं एक मिनट आ रहा हूं। गरिमा जी आपके पास आऊंगा। गरिमा जी आपके पास आ रहा हूं। गरिमा जी आप शांत हो जाइए, एक मिनट आपके पास। हर्षवर्धन जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से, फिर गरिमा जी से जवाब देना बहुत जरूरी है। हर्षवर्धन जी नहीं आऊंगा मैं आपके पास। अरे उनको बोल लेने दीजिएगा, तब तो आपके पास आऊंगा। गरिमा जी आपके पास आ रहा हूँ। आप मेरा ही टर्न चल रहा था ना, त्रिपाठी जी ने मुझे लगातार बोल रही है लक्ष्मण जी, तो मुझे अपनी बात को करने दीजिए। इनको हर्षवर्धन जी ने जो इंटरवीन किया है, हर्षवर्धन जी ने इंटरवीन किया तो इंटरवीन करने दीजिए, फिर उनके बाद आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन आपको बोलने का मौका दूंगा। गरिमा जी नहीं बिल्कुल आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट देने दूंगा मैं। देश के अंदर कानून सबके लिए बराबर होगा, ये आज सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया कि आस्था की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अपनी बात पूरी कर दी। हर्षवर्धन जी अपनी बात रखिए। धारा 3 हर्षवर्धन जी ठीक है। गरिमा जी पूरे शो में आपको बोलने नहीं दे सकता हूँ ना, बाकी लोग भी। हर्षवर्धन जी प्रवचन है तो करा लीजिए। गरिमा जी एक मिनट शांत रहिए। हाँ बोलिए हर्षवर्धन जी। संक्षिप्त बड़ी स्पष्ट सी बात है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के जरिए हिंदुओं के अधिकार क्यों छीन लिए गए हैं? कहाँ हिंदू? और वो कह रहे हैं कि हिंदू के सामने मुसलमान दोनों दर्जे का हो गया। सचमुच ये लक्ष्मण जी, ये इनको पता। गरिमा जी ऐसे हमारे चैनल पे ऐसे डिबेट होता नहीं। इस तरह की डिबेट करके क्या साबित करना चाह रही है? वक्त के लिए इतना कलेजा निकला चला जा रहा है। और हिंदुओं के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों लगाया गया? ऑक्सफोर्ड में और दूसरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे भाजपा और गरिमा जी अगर आप ऐसे बोलेंगे तो बाकी लोग कैसे सुनेंगे? अरे गरिमा जी अब शांत हो जाइए। अब गरिमा जी का ऑडियो डाउन करिए। हर्षवर्धन जी 15 सेकंड बाद अपनी पूरी करिए। हाँ मैं सिर्फ 3 पंक्तियां। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कानून कांग्रेस लेकर आई, हिंदुओं को अपने मंदिर पर तक का अधिकार नहीं दिया, छीन लिया उसे। वक्फ के बहाने वक्फ के जो संपत्तियां हैं वो देश भर में सरकारी से लेकर मंदिर से लेकर निजी तक कब्जा हो जाए,
और उस पर संशोधन तक सरकार नहीं कर सकती। कमाल की बात ये, यूसीसी की बात करते ही, जब एक समान नागरिक संहिता की बात करते ही, ये कौन सी पार्टियां जो चिल्लाने लगती? इस देश को जो कम्युनल बनाया गया है, इस देश को जो लगातार मुस्लिम परस्त बनाया गया है, ये देश के लिए खतरनाक है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि फराज, हाँ ठीक, आप जवाब दीजिएगा। प्लीज जवाब आपसे लूंगा मैं, 2 मिनट शांत हो जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके पास एक सवाल और आ रहा है, उसका भी जवाब दीजिएगा। दोनों सवाल नोट कर लीजिए। संगीत रागी जी, संक्षिप्त में। देखिए लक्ष्मण जी, हम सबसे पहले तो इस बात का विरोध दर्ज करते हैं कि आपके चैनल पर ऐसा नहीं होता है कि कोई बोले और उसके बीच में कोई बकवास करना शुरू करे। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने लगभग प्रोफेसर की लैंग्वेज, एक राष्ट्रीय दल की प्रवक्ता के लिए एक प्रोफेसर बकवास कर रहा है, यानी कि इतने सालों से जो हम टेलीविजन चैनल पर सुन रहे थे वो भी बकवास ही था। आप ये बता रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो भी बकवास है। की ही भाषा है, कांग्रेस के सम्मान, ये महिला का सम्मान कर रहे हैं। गरिमा जी, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। संगीत रागी जी को बोलने दिया। संगीत रागी की आवाज को चल रही। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता, देखिए संविधान, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि संविधान के विरुद्ध था। अरे थोड़ी सी बेसिक अकल होती, थोड़ी सी अकल होती, यदि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होता तो ये बात बोलने की साहस कोई नेशनल टेलीविजन पर नहीं करता। यदि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होता तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है। आर्टिकल 26 जो है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ये धार्मिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं माना है। दूसरी बात है, कांग्रेस जब जब कमजोर हुई है राजनीतिक तौर पर, इस गोरख धंधे में शामिल हुई है। 2013 में भी, जब 2014 का चुनाव होने से पहले इस देश में दिल्ली में कम से कम प्राइम प्रॉपर्टी 115 प्रॉपर्टी किसको दे दिया? वक्फ बोर्ड को दे दिया। 1995 में कांग्रेस कमजोर हो रही थी, राजनीतिक तौर पर कमजोर हो रही थी, फिर उसने संशोधन किया। उस समय नरसिंह राव की सरकार थी, तब जाकर के उसमें वक्त में चेंज लाया। जब कांग्रेस उस समय, जब 54 के अंदर थी, कमजोर हो रही थी, उस समय जाकर के कांग्रेस में, कांग्रेस को इस मुस्लिम वोटों की दलाली का, एक जिसे कहते हैं ना, मुंह में खून लग गया है। और यही कारण है कि कांग्रेस उस दलाली के, की दलाली के लिए कांग्रेस। अब ऐसा करते हैं, संगीत रागी जी, आप चूंकि शो का समय थोड़ा सा कम है, तो गरिमा जी 45 सेकंड में, 45 सेकंड समय दे रहा हूं आपको। आप स्पेसिफिक जवाब दिए। संगीत रागी जी का कहना है कि जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है तब से इस तरह के हथकंडे अपनाती है। अगर स्पेसिफिक जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी वक्ता भी हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस तो चुनौतियों से लड़ने वाली पार्टी रही है। देश की आजादी के आंदोलन से लेकर कांग्रेस पार्टी ने कई संघर्ष देखे हैं। हम विचलित नहीं होते, लेकिन विचलित, अब आप देखिए त्रिपाठी जी क्या कह रहे थे यहाँ पर। त्रिपाठी जी ने कहा कि यूसीसी लाने पर, समान नागरिक संहिता लाने पर सबसे ज्यादा त्रिपाठी जी को केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि क्या विपक्ष से इतना डर गए वो जो यूसीसी नहीं ला रहे। केवल उत्तराखंड में यूसीसी लाकर आप क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की इवन डेफिनेशन को सार्थक कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड माने देश में एक जैसा कानून, देश में समान नागरिक संहिता, लेकिन उत्तराखंड को आपने प्रयोगशाला बना दिया। यहाँ पर आपने उसको लॉन्च भी कर दिया, लागू भी कर दिया, लेकिन देश में ठीक है। अब आपका 1 मिनट अब खत्म हो चुका है। गरिमा जी, आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शो का समय हमारा खत्म होने वाला है। विजय शर्मा जी, विजय शर्मा जी, देखिए, मैं गरिमा जी को बताना चाहता हूं, शायद इन्होंने अभी जो कोर्ट का आदेश आया है अंतरिम, वो पढ़ा नहीं है। अगर उसको देख लेंगे तो 209 पढ़ लीजिए, उसमें साफ लिखा हुआ, मैं हिंदी में बता देता हूं। समग्र परिस्थितियों में ऐसा नहीं लगता कि संपूर्ण कानूनों के प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला बनता है। अतः आक्षेपित अधिनियम पर रोक लगाने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है। मैडम जी, पढ़ के आया कीजिए, यहाँ की वहां की आए बोलने से अच्छा है। फराज किदवई साहब, भाजपा ने साफ कर दिया कि पूरे कानून पर रोक लगाने का जो आवेदन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं कर दिया, खारिज कर दिया। तो इसको आपको स्वीकार करना होगा, कानून जो है संविधान सम्मत है। देखिए लक्ष्मण जी, जब राम मंदिर का जजमेंट आया था तब भी मैं टीवी पे बोलता था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो सर आंखों पर है
और आगे भी जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता रहेगा, जो भी जजमेंट देगा वो सर आंखों पर होंगे, क्योंकि हम लोग गांधी को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। एक चीज बस मैं यहां पर और ऐड करना चाहता हूं कि अभी यहां पर बात संविधान की हुई। आर्टिकल 13(2) क्या कहता है? 13(2) यह कहता है कि सरकार ऐसे कोई भी कानून नहीं बना सकती जो पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को कम करता हो। रतिलाल पंचनंद गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कहा था कि धार्मिक मैटर्स में द राइट ऑफ मैनेजमेंट गिवन टू द रिलीजियस बॉडी इज अ फंडामेंटल राइट दैट नो लॉ कैन टेक अवे। तो अभी और क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, मैंने तो वकालत भी पढ़ी है, हालांकि प्रैक्टिस नहीं करता हूं, उसके भी प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कि आज वहां पर केस चल रहा है और हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो लक्ष्मण जी, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप को वो फॉलो करना पड़ेगा। और आप देखिएगा आज नहीं तो कल, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो हशर हुआ था ना, वही इसका भी होगा। आप आने वाले टाइम पे देख लीजिएगा। एक मैं छोटी सी पंक्ति कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि आज की तारीख में आदरणीय मोदी जी की सरकार जो कर रही है, उसके लिए बस जो हमको और आपको करना होगा कि यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, टाल देने से कोई मसला हल नहीं होता, एक ना एक दिन तो कोई फैसला करना होगा, अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। विजय शर्मा जी, आपको मैं समय दे नहीं पाऊंगा क्योंकि शो का समय यहाँ पे खत्म हो रहा है। अतिकुर रहमान साहब 15 सेकंड में आप अपनी बात कह दिए, चूंकि बहुत देर से आप शो में शामिल हुए नहीं। जी धन्यवाद लक्ष्मण जी। आखिरी बात यही कहना चाहूंगा, जब तक के अंतिम फैसला आएगा बीजेपी कामयाब हो चुकी होगी, क्योंकि इनका मकसद ये कानून को हासिल करना नहीं है, मुसलमानों को और इस्लाम को डेमोनाइज करना है। ये दोनों ने आज बड़ा आरोप लगा दिया, इसलिए विजय शर्मा जी बड़ा आरोप लगा दिया। 2 लाइन में जवाब दीजिए विजय शर्मा जी। क्या मैं क्वेश्चन का सुन नहीं पाया? ये कह रहे हैं कि भाजपा का मुख्य मकसद जो है मुस्लिमों को एक तरीके से दरकिनार करना है, लेकिन ये सवाल का जवाब मैं आपसे ले नहीं पाऊंगा। शो का समय बिल्कुल खत्म हो चुका, हम लोग ओवर जा रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंध से आवाज। नमस्कार।